डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आपके सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ले आता है, और फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ले आता है, राजनीतिक रूप से आपको सशक्त करता है। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, एक कहावत है ना कि थोड़ा थोड़ा करके आदमी बहुत दूर निकल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम चलते हैं तो खास करके आप जो ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए फायदा होगा। तो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार पहले बात हो चुकी है। तो ये संविधान के किस भाग में, जैसे क्वेश्चंस क्या बनेंगे, पहला कि किस भाग में है, तो भाग 3 में है। जो संविधान है उसमें 2 जगह स्टेट को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो पहला जो है भाग 3 में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 के अंतर्गत, और दूसरा जो है भाग 4 में डिफाइन किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 36 के तहत 36 में कि स्टेट क्या होगा, स्टेट में कौन कौन से लोग आएंगे। पार्ट 3 में जो भी चीजें दी गई है इसको कोर्ट में जाने के लिए डायरेक्टली जाके लागू करा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाएंगे कि हाई कोर्ट का पावर ज्यादा होता है, ज्यादा इस सेंस में होता है क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पे और लीगल राइट के उल्लंघन पे दोनों के लिए रिट जारी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट का जब उल्लंघन होगा तभी रिट जारी करेगी। रिट मतलब होता है कि आदेश जारी करना। 5 तरह के आदेश हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। पार्ट 3 जस्टिसेबल है, पार्ट 4 और 4A नॉन जस्टिसेबल है, यानी उसमें कही हुई अगर बातों को सरकारें नहीं लागू करती हैं तो आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं। हमने लिया कहां से है, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, तो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है, ठीक है। पार्ट 3 में जो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या चीज होती है, तो जो सबसे पहले जो ब्रिटेन का शासक था उसने ताकत दिया था वहां के नागरिकों को कि आप अपनी चीजों को मनवा सकते हैं सरकार से। तो 1215 ईस्वी में ये मैग्ना कार्टा आया था ब्रिटेन से। तो वहां से मैग्ना कार्टा का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। जस्टिसेबल है, ये बात हमने पहले ही कर लिया है कि ये कोर्ट में जाके आप लागू कर सकते हैं। हमने लिया तो है अमेरिका के संविधान से, लेकिन हम अमेरिका के संविधान से भी ज्यादा व्याख्यायित किए हुए हैं इसके, और विस्तार से इसमें वर्णन किया गया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तारित फंडामेंटल राइट हमारे देश का है। कुछ राइट सभी को ग्रांट किया गया और कुछ राइट जो है सिर्फ भारत के नागरिकों को ग्रांट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, पुरुष को महिला को सबको बराबर का महत्व देता है। द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो व्यक्ति है इकलौता भी अगर व्यक्ति है तो उसकी डिग्निटी का, उसको रिस्पेक्ट का सम्मान करता है। द लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी रक्षा करता है। और यूनिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र को एक रूपता देता है, राष्ट्र को यूनाइट करता है, इसका उद्देश्य है। मैंने पहले बता रखा है 2 चीजें हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ले आता है, और फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ले आता है, राजनीतिक रूप से आपको सशक्त करता है। लेकिन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस या डेमोक्रेसी की बात होगी तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से होता है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि धन का कंसंट्रेशन नहीं होगा। सरकारें ये कोशिश करेगी जो रिसोर्सेज हैं वो सबको समान रूप से मिले, कुछ आदमी बहुत धनी और कुछ आदमी बहुत गरीब ना हो। स्टेट नागरिकों का अधिकार ना छीने, ऐसी व्यवस्था किया गया है। लेकिन कुछ केसेस में ये जनता के ऊपर, सामान्य व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी का अपमान नहीं करेगा तो किसी के अधिकार को नहीं छीनेगा। ऑपरेट एज लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब है कि उसको सीमित करता है, रोकता है किसी चीज को। क्या क्या, टेरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ द लेजिस्लेटिव, यानी जो आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कई बार समझाया हूं, तो कार्यपालिका के उत्पीड़न से आपको रोकता है, कार्यपालिका आपको धमकाएगी नहीं। और दूसरा है कि लेजिस्लेचर जो है, जो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है, वो भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे आप परेशान हो जाएं। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के एक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ हो, यानी जो देश चलेगा वो एक नियम से चलेगा, ना कि किसी व्यक्ति के आदेश से। तो ये जो है डिक्टेटर बनने से रोकती है। इवन नरेंद्र मोदी जी भी हैं, अगर जो काम कर रहे हैं तो उनको संविधान के दायरे में रह के ही करना होगा, या तो फिर संविधान में संशोधन करके संविधान बदलना पड़ेगा, तभी वो काम कर सकते हैं। इसको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, तो 2 कारण है। पहला तो है कि इसको जो है ग्रांट किया गया संविधान के द्वारा, और संविधान हमारे देश का फंडामेंटल लॉ है। दूसरा कारण यह है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा हर प्रकार से विकास हो तो उसको कुछ आज़ादी होनी चाहिए। डेवलपमेंट के लिए कुछ फ्रीडम होना बहुत जरूरी होता है। ओरिजिनली जो है ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में जो है ये घटाकर 6 कर दिए गए, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बनाया गया अनुच्छेद 300A के तहत।
पार्ट 12 में जो रखा गया है। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो डिलीट किया गया। क्वेश्चन बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन से डिलीट किया गया था, तो ये किया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और उसको लीगल राइट बनाया गया था आर्टिकल 300A पार्ट 12 में है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो लीगल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 300A के तहत पार्ट 12 में। अब जो बचा है वो 6 राइट्स बचा हुआ है, जो कि ऊपर पढ़ देते हैं कौन कौन से 6 राइट है। इसको पहले बड़े सेगमेंट में समझिए, फिर हम एक एक आर्टिकल को समझेंगे। तो पहले बड़े सेगमेंट में देखिए, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी है पहला 14 से 18। इक्वालिटी मतलब होता है कि समानता का अधिकार। दूसरा होता है फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की आज़ादी। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सांस्कृतिक मतलब होता है कि जो भी हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हमारे कल्चर हैं, हम उसको प्रिजर्व करेंगे। और एजुकेशनल मतलब होगा शिक्षा का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32, और इसी को जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। इसके फीचर्स पे हमने बात किया था। तो कुछ राइट जो है सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं और कुछ राइट सभी को प्राप्त हुए हैं, इस पर बात हो चुकी है। ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जिसको कभी छीना ना जा सके, जो अपने आप में परिपूर्ण है। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, यानी स्टेट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रोक लगा सकता है, वो रीजनेबल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। और तार्किकता का जांच जो करेगा वो कोर्ट करेगा। यानी अगर तार्किक नहीं होंगे तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाके अपना अपील करेंगे कि ये सही नहीं है, और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे। व्यक्ति के और समाज के नियमों कानूनों के बीच में एक सामंजस्य बनाने का फंडामेंटल राइट कोशिश करता है। जैसे एक कहावत है कि आप हाथ फैलाने के लिए वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां से मेरी नाक शुरू होती है, क्योंकि आप हाथ तो फैला सकते हैं लेकिन जहां से किसी दूसरे का नाक शुरू हो रहा है वहीं तक फैला सकते हैं। ये नहीं कहें कि हमारी आज़ादी है कि हम हाथ फैलाएंगे। स्टेट है अगर वो कोई आर्बिट्रेरी एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ ये राइट है। आर्बिट्रेरी मतलब होता है कि अपने मन मर्जी का जो भी मुझे अच्छा लगा करने लगना। सामान्यतः ये नेगेटिव इन कैरेक्टर है। नेगेटिव कैरेक्टर मतलब कि मना किया है कि स्टेट ये नहीं करेगा, तो ये रोकता है कि आप ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और कुछ जो है पॉजिटिव है, जैसे कि आप शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन देता है। तो वो कहता है कि सरकार जो है 6 से लेकर 14 साल के जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चे हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्था करेगी। तो मैक्सिमम नेगेटिव है लेकिन कुछ जो है पॉजिटिव भी है। ये विशेषताएं हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। जस्टिसेबल है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस से आईएएस देते हैं तो ये मेंस के क्वेश्चंस है। मेंस में आपको लिखना होता है कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स के क्या फीचर है, तो यही 8-10 पॉइंट लिखना होगा आपको। डिफेंडेड एंड गारंटेड बाई सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा आपका फंडामेंटल राइट का। अगर अर्जी डालते हैं तो उसको लेना ही लेना होगा। तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इसको डिफेंड करता है, ठीक है। नॉट सेक्रोसेंट और परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है, इसको कम बेसी किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, यानी संवैधानिक संशोधन से इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। और इसमें जो है 86वें संवैधानिक संशोधन से राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में। 42वें संवैधानिक संशोधन से भी कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो परिवर्तन होती रहती है। अभी जो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसमें अनुच्छेद 16 में और 15 में परिवर्तन किया गया है। तो ये संवैधानिक संशोधन से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो परिवर्तन बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर नहीं होना चाहिए, यानी जो संविधान का जो बेसिक ढांचा है उसको आप नहीं प्रभावित कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक केस बताया था, केशवानंद भारती केस, याद आ रहे हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है इसको सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। जब नेशनल इमरजेंसी कब लगता है, तो इसमें अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगता है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को आप नहीं सस्पेंड कर सकते हैं। 21 राइट टू लाइफ है, यानी जीवन का अधिकार। तो अब जब आपका जीवन ही छीन लेगा तो फिर अधिकार कैसा? तो जीवन छीनने का अधिकार नहीं खत्म होगा कभी भी। आर्टिकल जो 19 है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाह्य एग्रेशन यानी बाहर के आक्रमण के बेसिस पे लगा होगा, तभी आर्टिकल 19 खत्म होगा। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस या अन्य किसी कारण से अगर होता है तो ये राइट टू स्पीच जो होता है, राइट बोलने का अधिकार या व्यक्ति की आज़ादी, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 31A, 31B, 31C ये तीनों जो है फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 31A कहता है 31A कि सेविंग ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। अगर सरकार कोई प्रॉपर्टी ले रही है तो ये फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट भी कर रहा है तो नेशनल हित में वो कर सकती है। 31A ये कहता है।
31B कहता है कि 9th शेड्यूल में, ये जमींदारी उन्मूलन से जुड़ा है, मैं पहले बताया था। जमींदारियों को अगर सरकार छीनती है और 9th शेड्यूल में रखती है तो उसको फंडामेंटल राइट को सुप्रीम कोर्ट में जाके आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्र हित में, जनता के हित में किया जा रहा है। 31B जो है वो 9th शेड्यूल की बात करता है। और 31C कहता है कि गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जैसे हमने कहा ना कि सरकार जो है ऐसा काम करेगी कि कंसंट्रेशन ऑफ मनी रुके, यानी कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी संपत्ति देश की ना चला जाए। सरकारों का कर्तव्य होगा कि धन के कंसंट्रेशन के रोकेंगे, ये डीपीएसपी का पार्ट है। तो कुछ डीपीएसपी जो कि नेशन के हित में, उसको लागू करने के लिए सरकारें फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर सकती हैं या उससे ऊपर जा सकती हैं। ये व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 31C में, ठीक है। जो पुलिस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको भी कुछ अधिकार नहीं दिया जाता है ताकि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखा जा सके। जहां मार्शल लगेगा वहां पे भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कुछ समय तक रोका जा सकता है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी में अंतर होता है। मार्शल लॉ जो होता है हम वहाँ फोर्स लगाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इमरजेंसी जो होता है उसको पार्लियामेंट से डिक्लेयर करना होता है। लेकिन मार्शल लॉ जो होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन से, यानी कार्यपालिका के निर्देश से लागू किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 34 है। जब डिफिनेशन ऑफ स्टेट है आर्टिकल 12। तो कल से हम जो है ना, कल 12 से लेके 18 आर्टिकल तक को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, वो बार बार रिपीट होगा, एक दूसरे से लिंक बनेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे आता है मैं समझा पाऊँ, ठीक है।